नमस्कार दोस्तों, मैं आज साक्षात्कार कर रहा हूँ मानव मंडल जी से, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं। आप चाई समाज के लिए काफ़ी काम करते हैं। चाई समाज का जो रिजर्वेशन है, उसके लिए आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं ताकि झारखंड में उनको रिजर्वेशन मिले, एससी में रिजर्वेशन मिले। और आप के जो पड़ोसी राज्य है बंगाल में, वहाँ रिजर्वेशन है। मल्लाह, चाई समाज या जो मछुआ समाज है, उसकी जो उपजातियां हैं, आप बिहार में प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं मानव मंडल जी से यह जानना चाहता हूँ, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि झारखंड में क्या स्थिति है चाई समाज का, और उसका रिजर्वेशन आप पाने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति ऐसा है कि झारखंड सरकार इथनोग्राफिक रिपोर्ट हो चुका है। हम लोग झारखंड राज्य चाय विकास समिति के तरफ से हम लोग हालांकि आदिवासी के मांग करने का आंदोलन किए थे। हमारा सारा पेपर चाय समाज का जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जुड़ा हुआ था, सारा पेपर्स हम लोग गवर्नमेंट को दिए थे कि जिसमें से चाय समाज आदिवासी है, जिसको अंग्रेज ने एच रिसले हो, डब्ल्यू क्रूक हो, डब्ल्यू वाइज हो, सारे लोगों ने चाई समाज के बारे में लिखा था कि ये आदिवासी है, ये क्रिमिनल आदिवासी है। ये सारा डॉक्यूमेंट्री के साथ हम लोग 20/1/2017 को माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी से हम लोग मिले थे एक शिष्टमंडल के साथ। उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था, जिसके आलोक में मैं पढ़ता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड को संबोधित श्री मानव कुमार मंडल, अध्यक्ष झारखंड राज्य चाय विकास समिति एवं अन्य कार्यालय, ग्राम पोस्ट फुदकीपुर, थाना राधानगर, जिला साहेबगंज द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र जो चाय जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने से संबंधित है, मूल रूप में संलग्न है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया है कि आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में टीआरआई से रिपोर्ट मंगाकर नियमानुसार यथोचित कृत कार्रवाई की एक प्रति मुख्यमंत्री सचिवालय को भी कृपया उपलब्ध कराया जाए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा सके। ये हम लोग 20/1/2017 को मिले थे। उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी इसको स्वीकार कर लिए थे। तब से हम लोग का आंदोलन जारी था। आंदोलन ये जारी रहा। हम लोग बहुत सारा आंदोलन किए, बाइक जुलूस निकाले, बहुत सारा चीज किए। अंततः सरकार ने हम सूचना के अधिकार के नियम के तहत जब हमारा मिल गया, सचिवालय को चला गया, तो 13/3/2020 को हमारा एससी का इथनोग्राफिक रिपोर्ट बन गया है, जो मेरे हाथ में है। और ये कॉपी मैं 12/3/2020 को सचिवालय से लाया हूं। ये 20 पेज का रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चाय जाति के लोग एससी के जोग हैं, जो पश्चिम बंगाल से तुलना किया है, और इनको एससी का लाभ दिया जा सकता है। और इसमें अनुशंसा है कि ये इनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर भेज दे, फिर रजिस्टर ऑफ इंडिया से फिर बाकी जो काम है भारत सरकार से करे। तो ये रिपोर्ट अभी तक जो मैं कोरोना के वजह से हम लोग जब ये रिपोर्ट लिए थे, ठीक उसके 4-5 दिन के बाद कोरोना का ही घोषणा हो चुका था, और अभी तक साल भर है, अभी तक हम लोग सचिवालय में जाके मिले भी नहीं है। क्या स्थिति है ये नहीं देखे हैं। हो सकता है चला गया होगा तो हम लोग दिल्ली चलेंगे, और नहीं गया होगा तो फिर हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने की बात चल रही है। इसी महीने हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और ताकि हम लोग को रिपोर्ट दिल्ली चला जाए, बाकी काम हम लोग दिल्ली से करा सके। यानी हम लोगों का इथनोग्राफिक रिपोर्ट हो चुका है। आप इसका मतलब आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, रिजर्वेशन मिल बिल्कुल जाएगा यही क्या? सही। जैसे हाँ, देखा गया है उत्तर प्रदेश और तमाम जगह जो भी मतलब रिपोर्ट राज्य से जाती है, उसको केंद्र सरकार रिजेक्ट कर देती है। तो मुझे लगता है उसमें कुछ खामियां होगी। क्या उसी तरह का तो नहीं आपका भी जो रिपोर्ट है, जो एंथ्रोग्राफी रिपोर्ट है, वो केंद्र सरकार कहीं रिजेक्ट कर दी? क्या लगता है आपको, लगता है कि आपको मिल सकता है? जी 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 जी, हमको निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि हर स्टेट में आयोग है। किसी जाति को हम किस वर्ण में रखेंगे, किस कम्युनिटी में रखेंगे, यह स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है।
या चाय जाति हो या केवट जाति हो या अन्य कोई भी जाति हो, हम उसको किस कम्युनिटी में रखेंगे इसका अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है। तो स्टेट, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है आयोग को, आयोग ने क्या हुआ, जांच किया है, ये ऑथेंटिक है, यही आधार है। ये जांच करने के बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी, ये अनुशंसा कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार किसी जाति को अनुसूचित जाति या शेड्यूल ट्राइब में लेने के लिए कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है सिर्फ अनुशंसा कर सकती है। ये कैबिनेट से पास करके, विधानसभा से पास करके, अनुशंसा करके भारत सरकार को भेज देगी। ये तब भेजेगी जब वह सरकार उसका इथनोग्राफिक रिपोर्ट बना दे। यही मेन आधार होता है। यदि ये मेन आधार नहीं है तो भारत सरकार किसी को भी वापस कर देगी, उनका नहीं होगा। इनका मैं उदाहरण मैं बिहार सरकार का मैं दे सकता हूं। मैं 5/9/2015 को कैबिनेट सरकार ने बिना इथनोग्राफिक रिपोर्ट का एक भारत सरकार को चिट्ठी भेजी है, मैं पढ़ रहा हूँ। प्रेषक राजेंद्र राव, वही तो नहीं है जो मुकेश सहनी जो बार बार कह रहे थे कि हम भेजे हैं, उसी रिपोर्ट की जिक्र कर रहे हैं? मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ। आपने अभी सवाल किया है जी कि उत्तर प्रदेश में भारत सरकार क्यों लौटा देती है, बिहार सरकार में क्यों लौटा दी। ये लोग सरकार में पॉलिटिकली दबाव दे के कैबिनेट से पास कराया। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये 5/9/2015 का है और ये स्टेट गवर्नमेंट जो है भारत सरकार को लिख के भेजता है। प्रेषक है राजेंद्र राम, सरकार के अपर सचिव, सेवा में सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। मैं सिर्फ विषय पढ़ता हूँ। अति पिछड़ा समाज में मल्लाह, निषाद ब्रैकेट में है, बीन, बेलदार, चाय, तीयर, फुलवट, सुरैया, गोड़ी, बनपर, केवट एवं ब्रैकेट के बाद नोनिया जाति को बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में जब ये भारत सरकार को कैबिनेट से चला गया तो भारत सरकार वहां से इनको वापस कर दिया कि आपका इथनोग्राफिक रिपोर्ट नहीं है। और जब तक इथनोग्राफिक रिपोर्ट आपका जाति विशेष में शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आप कितना पिछड़ा है, जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती है तो उस पर विचार कुछ नहीं किया जा सकता। वहां से रिटर्न हो गया। बाद में फिर बिहार सरकार ने क्या किया, मल्लाह और बींद जाति का इथनोग्राफिक रिपोर्ट भेजा, बाकी को छोड़ दिया। और फिर एक चिट्ठी में आपको पेपर कटिंग भेजा था 10 मार्च 2021 का, जिसमें उल्लेख किया है कि मल्लाह जाति का विशेष कारण से और भी कुछ कारण से भारत सरकार उनका नहीं कर सकती है। बींद जाति का संभावना व्यक्त किया है कि बींद जाति का बिहार सरकार उस पर चिंतन करे तो हो सकता है। ठीक उसी तरह यहाँ भी सामूहिक रूप से जो यहाँ से कैबिनेट से करके भेजा है, यहाँ रिटर्न हुआ है। सेम आपका उत्तर प्रदेश का भी यही केस है। मैं जहां तक समझता हूं, मैं तो पूरा चीज नहीं जानता हूं कि इथनोग्राफिक वहां है कि नहीं, जब तक सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से इनका इथनोग्राफिक नहीं हो जाता है, उनका विशेष जांच नहीं हो जाता है कि उस जात की स्थिति क्या है, जब तक रिपोर्ट नहीं बना देती है तब तक सरकार उस पर विचार नहीं करेगी, जहां तक मुझे यही आधारित जानकारी है और मैं उसी रास्ते पे ही जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक ये बताइए, यहाँ उत्तर प्रदेश में जो हमारे नेतागण हैं या जो भी गणमान है जो रिजर्वेशन की बातें करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन दिलाएंगे, वो अक्सर कहते हैं कि हमें परिभाषित किया। चौधरी लौटा राम निषाद के भाषणों में भी आप अक्सर सुनने को मिलता है कि जो मझवार को रिजर्वेशन मिला हुआ है शेड्यूल कास्ट में, सिर्फ अदर जो कम्युनिटी, अदर जो उसके उपजातियां हैं उसको सिर्फ परिभाषित कर दिया जाए तो सबको रिजर्वेशन मिल सकता है। तो क्या लगता है कि परिभाषित करना एक संवैधानिक, मतलब ये एक संवैधानिक तरीका है या इसको किस तरीके से मतलब इस रिजर्वेशन को प्राप्त किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, भारत जो है एक संघ देश है, ठीक है। हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक ही नियम है। ये पहला नियम तो ये है कि कोई भी राज्य किस जाति, किसी भी जाति को हम किस वर्ग में रखेंगे, किस कम्युनिटी को रखेंगे, ये अनुशंसा करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है। यदि एक जाति को हो जाता है तो दूसरा जाति को भी सेम पर्यायवाची शब्द में कर देगा कि निषाद का वंशज है। तो यदि ऐसा होता तो अलग अलग तरीके से पश्चिम बंगाल में नहीं होता। वहां नोनिया समाज को अलग से है, बीन समाज को अलग से है, मल्लाह समाज को अलग से है, चाई समाज को अलग से है। ये निषाद वर्ग में ही आते हैं, निषाद की उपजातियां हैं। लेकिन समय समय के साथ सब लोग अलग अलग से आंदोलन किए
और चाई समाज बाद में आंदोलन किए, तो चाई समाज को भी 2004 में मिल गया। और वहां तो धरना प्रदर्शन, वोट का विरोध करना, बहुत सारा ये आरक्षण का आंदोलन के लिए बहुत सारा वो आंदोलन किए, तब ये जाके हुए। और यदि यही होता तो मल्लाह का उपजाति में कई उपजाति आती है, सबको हो जाता, इतना आंदोलन करने की क्या जरूरत थी? ये तो जरूरत ही नहीं पड़ता ना। आप जी यदि उत्तर प्रदेश में मझवार जाति का है कि इसके लिए दूसरे जाति को भी कर देगा, ऐसा तो नियम नहीं है। यदि ऐसा होता तो निषाद में कई उपजातियां हैं, तो पश्चिम बंगाल में और भी उपजातियां को ले ले। वहां सोरैया बचा हुआ है, केवट बचा हुआ है, गोढ़ी बचा हुआ है, बाकी बहुत सारा जातियां हैं। जो भी हमारे निषाद समाज के बड़े बड़े नेता है, तो पश्चिम बंगाल में आके और ममता बनर्जी से मिल ले और कह दे कि हमारे निषाद समाज का मल्लाह का भी हो गया, चाय का भी हो गया, बिन का भी हो गया, बाकी जितना निषाद जातियां उसको भी कर दे, एक बार करवा दे, परिभाषित तो कर नेता दे। लोग जाके आके हम सभी माननीय नेताजी से आमंत्रित करते, एक बार पश्चिम बंगाल में आकर राजनीति कर ले। धोखा नहीं होना चाहिए समाज के साथ ना, धोखा नहीं हो, जो ऑथेंटिक है जनता को बीच में ये बात आना चाहिए, आखिर होने का नियम क्या है, हम कैसे एससी हो सकते हैं, एसटी कैसे हो सकते हैं। ये तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर है ही नहीं। ये इवेंट क्या रजिस्टर ऑफ इंडिया जब पास कर देगा अनुशंसा के बाद स्टेट गवर्नमेंट का, तब तो फिर लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद ही हो सकता है, फिर राष्ट्रपति का मुहर लगेगा, इसके बाद हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो आधार नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो सब लोग होता। नहीं, यहाँ तो उत्तर प्रदेश में एससी में तो नहीं किया जा सकता। यहाँ जो अखिलेश सरकार है, मुलायम सरकार जो थी पिछले विगत वर्ष में, उन्होंने तो ये किया था कि ओबीसी को, या भाजपा सरकार भी ये बातें कहती कि ओबीसी को पिछड़ा और अति पिछड़ा में बांटा जाएगा। तो इससे क्या लगता है कि अति पिछड़ा में बांटने से जो समाज है, जिसको मतलब जिसको ओबीसी में अधिकार नहीं मिल पाता, खास करके जो मछुआ समुदाय की जातियां तमाम हैं, उनके अधिकार को कुछ विशेष जातियां हैं जो ओबीसी में, उनको उसका लाभ मिल जाता है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न है, पैसे से संपन्न है, राजनीतिक चेतना उनके अंदर है और उसका लाभ उनको मिल रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि उसको अगर डिवीजन कर दिया जाए ओबीसी को, मतलब पिछड़ा और अति पिछड़ा में बांट दिया जाए, तो इससे क्या मतलब लाभ होगा समाज को? देखिए, इसमें ऐसा है, इसको इस दृष्टिकोण से देखा जाए, बिहार सरकार में सोशल इंजीनियरिंग में नीतीश कुमार जी बहुत आगे रहे। उन्होंने दलित समाज को महादलित और दलित में बांटा। तो दलित में जो महादलित है, जो अति गरीब है, उसको अलग कैटेगरी की उनको फैसिलिटीज अलग दी। ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। फिर किया, पिछड़ी जाति को अति पिछड़ी जाति में बांटा, जिसको ईबीसी कहते हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। और बिहार सरकार वर्तमान में मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को 18% दिया हुआ है और बैकवर्ड कास्ट को 12%। तो अब जैसे बैकवर्ड कास्ट में यादव समाज है, कुर्मी समाज है, अब उसका तुलना आप चाई समाज से, केवट समाज से, गोढ़ी समाज से कीजिएगा तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यादव समाज मजबूत है, कुर्मी समाज मजबूत है, चूंकि ओबीसी में वो आते हैं, गुज्जर समाज मजबूत है, इनके बाल बच्चा दिल्ली पढ़ते हैं, पटना पढ़ते हैं, दिल्ली पढ़ते हैं, रांची पढ़ते हैं। हमारे बच्चे गांव में स्कूल में पढ़ते हैं जहां एक पारा टीचर पढ़ाते हैं। तो यदि मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को अलग करके उनका आरक्षण ज्यादा दे दिया जाए बिहार सरकार की तरह, तो उनका लाभ हो सकता है। उसमें भी जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है, सही ढंग से यदि सरकार निर्णय ले, उनको अलग ढंग से कर दे, अलग आरक्षण दे, तो लाभ मिल सकता है। लेकिन कानून का हक नहीं मिलेगा। क्या कानून का हक? संविधान में चूंकि अधिकार दिया हुआ है कि हम सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, हमें हर तरह से आगे किया जा सकता है। ये चिंतन तो अंग्रेजों का था। तो ये चिंतन में क्या हुआ कि जैसे रिजर्वेशन हुआ एसटी एससी का, उनके साथ सिर्फ नौकरी में रिजर्वेशन नहीं दिया, साथ साथ लोकसभा और विधानसभा में भी रिजर्वेशन दिया। हम नौकरी में हमको कुछ रिजर्वेशन दे रहा, 18% ईबीसी को दे रहा है, लेकिन उनको कोई विधानसभा और लोकसभा नहीं मिल रहा है। आप राजनीतिक शक्तियां आपको नहीं मिल रहा है, जो आप पीछे बहुत है। लेकिन एसटी एससी मिलने से क्या होगा कि कोई भी रिजर्वेशन सीट में आप जाके जीत सकते हैं। अब जैसे जाति जनगणना होगा तो हो सकता है आपका भी एससी और एसटी का सीट बढ़ जाए, आपको राजनीतिक शक्तियां मिले, आपको लड़ने का मिले। लेकिन ओबीसी को 2 भाग में बांट देगा तो, लेकिन आपको विधानसभा और लोकसभा नहीं मिलेगा, और ये भी पावर स्टेट गवर्नमेंट को है। ओके, जो राजनीतिक रिजर्वेशन है आपका कहना है वो नहीं मिलेगा, जैसे एससी एसटी को मिला हुआ है। जी 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 जी।
तो जो उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जो 17 जातियों को एक साथ मिला के जो आरक्षण की राजनीति आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, जो तमाम पार्टियां दावा भी कर रही हैं, तो क्या लगता है इसको इस तरह से जो एक कम साथ लग के रिजर्वेशन, तो जो आप बता रहे हो उस हिसाब से तो लगता है मुश्किल है, कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ एक राजनीतिक एक प्रोपेगेंडा के तौर पर देखा जाना चाहिए फिर इसे, तो जो अभी बिल्कुल जो समझदार लोग हैं इसको समझना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट, मैं फिर कह रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि हम किस जाति को किस वर्ग में रखेंगे, एससी में रखेंगे कि एसटी में रखेंगे कि मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में रखेंगे। इसके लिए बजाबते स्टेट गवर्नमेंट के पास पिछड़ा आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, ठीक है, जैसा कि झारखंड का रिपोर्ट बना है, पश्चिम बंगाल का रिपोर्ट बनी है, ठीक है। तो इस तरह करके स्टेट गवर्नमेंट अनुशंसा कर सकती है, ठीक है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी कैबिनेट से पास करके। और उससे पहले इथनोग्राफिक जब रिपोर्ट बनता है, जो मानव शास्त्र का जो प्रोफेसर होता है, जो मानव शास्त्र का जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का मानव शास्त्र का जो है, जो अध्ययन किया है, वैसे प्रोफेसर से अध्ययन कराया जाता है कि इनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है। लगेगा कि वर्तमान में किसी भी एससी समाज से भी बहुत पीछे है, रिपोर्ट बनता है, या ऐसे भी बहुत पीछे है कि राजनीति इनके मान लीजिए चाय समाज उत्तर प्रदेश का लीजिए, या केवट ले लीजिए, या गोढ़ी लीजिए, इनके समाज से ना एमपी एमएलए बना है, कभी ना वीडियो बना है, ना टीचर बना है, ना मैट्रिक पास है, ना पढ़ाई लिखाई का छूट है, तो इस समाज को भाई एससी दिया जा सकता है, ये अनुशंसा होगी। फिर कैबिनेट से पास करके इसको दिल्ली भेज देगा, अनुशंसा करेगी सरकार। यही तो नियम है। स्पेशली उत्तर प्रदेश के लिए अलग से तो कोई नियम नहीं होगा कि 17 जाति को एक बार में भारत सरकार पहुंचे और सबको अनुशंसा कर दे, हो जाए तो सबका इसी तरह कल्याण हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। अब ये स्पेशली आप उत्तर प्रदेश का क्या नियम है, सूचनाधिकार से एक बार पूछ लिया जाए कि किसी जाति को अनुसूचित जाति में जाने के लिए उसका प्रक्रिया क्या है, अपने उनका जवाब आ जाएगा। अब जो भी प्रोपगंडा है ये क्लियर हो जाएगा, सूचना राइट ऑफ इंफॉर्मेशन से पूछ ले लो जी। ये तो आपका कहना है कि जो 17 जातियां हैं उनको अलग अलग, अगर एक एक जात जो है उसमें मल्ला है, केवट है, बिंद है या राजभर है, ये लोग अलग अलग डिमांड करें तो रिजर्वेशन मिलने की संभावना ज्यादा होगी। बनस्पत भी एक ही साथ मांगिए। बिल्कुल, जब तक सरकार को यह जानकारी नहीं हो हम आरक्षण किस लिए है। संविधान में भीमराव अंबेडकर जी जो किए हैं, जो आज जनगणना की बात होती है कि जनगणना हो, हर जाति का हो, क्यों होती है कि उससे क्या होगा कि एक सब जाति का जनगणना आ जाएगा। अब जो इथनोग्राफिक रिपोर्ट आता है उसमें ये आ जाएगा कि ये सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से, पॉलिटिकली रूप से ये कितना पिछड़ा है, खास करके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से। ये मान लीजिए हमारे समाज में हजारों की संख्या महिलाएं खेत में काम करने जाती है। हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई की जनसंख्या जो दर है बहुत कम है, आर्थिक स्थिति बहुत कम है, सब मजदूर क्लास के लोग हैं। हमें तो मौका, अवसर तो मिलना चाहिए ना, मौका तो मिलना चाहिए। तो जब तक ये सरकार को नहीं लगे कि ये इसकी स्थिति क्या है, जब सरकार नहीं जानेगी तो सरकार उस पर कार्रवाई कैसे करेगी। अब ये इकट्ठे आपके मन में हुआ 17 जाति जोड़ दिए, कभी 20 जाति जोड़ दे, कभी 30 जाति जोड़ दे और सबको लीक भेज दे कि इनको अनुसूचित जाति या एसटी बना दे, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है तो सबकी सरकार बनी है। जो नेता आज इस बात को बोल रहे हैं उनको कभी सपा का भी गवर्नमेंट मिला, दिल्ली में कभी मनमोहन सिंह जी की भी सरकार मिला, तो क्यों नहीं करा लिया। जो नेता निषाद समाज का जो आज भाजपा में है, उनकी सरकार आज स्टेट गवर्नमेंट में भी जोगी जी है, ऊपर में मोदी जी हैं, तो फिर करा ले। और कल तक अतीत में कभी सपा की सरकार थी तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तो फिर क्यों नहीं करा लिया। ये राजनीति क्यों हो रहा है वोट के समय में, करा क्यों नहीं लेते हैं, ये तो बता दे, करा तो ले पहले। एक चीज हो सकता है, जिस तरह से मान लीजिए आप एससी और एसटी खोज रहे हैं, आरक्षण खोज रहे हैं, अब दिल्ली सरकार में आपकी मजबूती बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर सवर्ण को दिया गया है, निषाद समाज को भी स्पेशली 15-20% ले, लेकिन तब जब आप केंद्र सरकार में मजबूती हो, जैसे सवर्णों की मजबूती थी, तो 10 मिनट में लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति जी का भी साइन हो गया, बस कानून बन गया, तुरंत दूसरा महीना में लागू हो गया।
इस तरह करके हमारा निषाद समाज तो मजबूत है ही नहीं, आज आप ले लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो उत्तर प्रदेश में 17 जातियों को एक साथ रिजर्वेशन की जो मांग हो रहा है, कहीं ना कहीं समाज के साथ ये छलावा है और सिर्फ राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना के इसको राजनीति किया जा रहा है। और हमारे बिल्कुल। जितने भी बुद्धिजीवी हैं, निषाद समाज के, मछुआ समाज के, इस तरह से कोई खोल के बोलना नहीं चाहता है। ओवरऑल देखा जाए तो मैक्सिमम जितने भी हैं, सब जो भी सोशल वर्क करते तो राजनीति काम करने लगे हैं और उनको सिर्फ वोट से ही मतलब है। शायद एक साथ 17 जातियों को उत्तर प्रदेश में मझवार से परिभाषित भी नहीं किया जा सकता और उनको रिजर्वेशन भी नहीं मिल सकता है। आपकी बातें से तो यही प्रतीत होता है। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, आप झारखंड में चाई समाज का जो कार्यक्रम करते हैं, एक्चुअली उत्तर प्रदेश में चाई समाज की स्थिति, क्योंकि मैं आप जानना चाहता हूँ कि इसको संक्षिप्त में थोड़ा परिभाषित करिए कि चाई समाज है क्या, मथुआ समाज के किस उपजात में आता है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, जरा इसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि हमारे दर्शक चाई समाज क्या है आज तक कभी बहुत लोगों को सुना ही नहीं होगा। तो ऐसे में थोड़ा इसका संक्षिप्त इतिहास बताएं यहाँ पे। हम चाय समाज का जो इतिहास है, एक्चुअली में इनका इतिहास जो है, मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में पढ़ दूं तो बहुत अच्छा लगेगा कि सारे लोगों को जानकारी हो जाए। मैं जो आवेदन मैं गवर्नमेंट को दिया हूं उस पर मैं संक्षेप में कुछ बिंदु पर मैं चर्चा कर लेता हूं। डॉक्टर फ्रांसिस बुचानन हेमिल्टन अपनी किताब ईस्टर्न इंडिया में लिखा है, पेज 173 में, कि चाय जाति के संदर्भ में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया है। और एक राइटर और है, 19वीं सदी में लिखा है, ये रीडे महोदय ने। उस किताब का नाम है नोट्स ऑन इनफीरियर कास्ट एंड इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस 1857 की पृष्ठ संख्या 39 में लिखा है कि चाय जाति का उल्लेख आपराधिक आदिवासी के रूप में लिखा है। अब इसको हम विवेचना कर सकते हैं कि आपराधिक आदिवासी क्यों अंग्रेज ने लिखा है। हो सकता है अंग्रेज के साथ लड़ाई किया हो, जो भी हो, लड़ाकू रहा हो। ठीक इसी तरह डब्ल्यू क्रूक अपनी पुस्तक द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध, आपके अयोध्या अवध, OUDH अवध, वॉल्यूम सेकेंड इंडिया 1896, पेज 168 में चाय जाति को आपराधिक आदिवासी के रूप में स्थान दिया है। इसी तरह जीएफ मागरत ICS महोदय ने, उस समय का ICS, उस किताब का नाम है मेमोरेंडम ऑन द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बिहार बंगाल सेंसस रिपोर्ट ऑफ 1872 में चाय जाति को आपराधिक चरित्र वाले आदिवासी के रूप में अंकित किया है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। पैट्रिक कार्नेगी ने अपने नोट्स, एक किताब है द रेसेस ट्राइब्स एंड कास्ट इनहेबिटिंग द प्रोविंस ऑफ अवध, अयोध्या आपका, गोरखपुर अयोध्या, 1867 में चाय जाति की तुलना हिमालय की तराई में रहने वाली थारू, राजी, नट एवं आदि घुमक्कड़ जनजातियों से की है। पैट्रिक कार्नेगी आगे लिखता है कि चाय एक उपेक्षित और दबी कुचली जाति है। संभवतः इसलिए ही 1931 के जनगणना में बंगाल के मालदा जिला में इस जाति को शामिल नहीं किया गया। जब उस समय अंग्रेज सरकार में सभी जातियों को शामिल करने की बात हो रही थी, तो एक जगह अंग्रेजों ने लिखा है कि चाय जाति उस समय शामिल नहीं हुआ। चाय कास्ट डज नॉट अपीयर इन द सेंसस रिपोर्ट ऑफ 1931। यदि उस रिपोर्ट में पेश हो जाता तो हम लोग पूरे भारत में ही हम लोग आ गए हो। फिर आगे देखते हैं, फाइनल रिपोर्ट ऑन द सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मालदा 1928-1935 की पृष्ठ संख्या 68 में स्पष्ट रूप से मिलता है कि अनदर इंटरेस्टिंग मंडल कास्ट आर द चाय मंडल हु आर फाउंड इन द वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। दिस कास्ट डज नॉट अपीयर इन द सेंसस रिपोर्ट ऑफ 1931 and it is not known under what head they have been returned in the census of 1872. their number was given is 30। तो इसी तरह आपके गोरखपुर में पहुंचता हूं। M.A. सीरिंग एक राइटर है, वाराणसी में रहने वाले एक अनुभवी अंग्रेजी मिशनरी चलाते थे। अपनी पुस्तक हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट एज रिप्रेजेंटेड इन बनारस 1872-1881 में लिखा है कि चाय जाति को अवध और गोरखपुर का परवच्छी आदिवासी प्रेडेटरी ट्राइब ऑफ अवध एंड गोरखपुर बताया है। हमारा जो
और भी है, मैं और भी क्लियर कर देता हूं। एक जेम्स वाइज एमडी, उनकी एक किताब है नोट्स ऑफ द रेसेस कास्ट एंड ट्रेडर्स ऑफ ईस्टर्न बंगाल 1883 पेज 250-251 में चाय जाति की चर्चा मछुआरा आदिवासी के रूप में की गई। जेम्स वाइज लिखता है कि चाय जाति आदिवासी के शेष भाग या शाखा है जिनका सत्यापित हिंदू आर से कोई संबंध नहीं था। द चाय आर रिमेन्स of foods of an aboriginal races having no relationship with the true Aryan Hindu। इसी तरह कई राइटर लिखे हैं, लेकिन हमारे जो इथनोग्राफिक रिपोर्ट जो झारखंड का आया है, उस झारखंड रिपोर्ट में क्लियर किया है कि चाय जाति का जो ओरिजिन जो अवध है, हम अयोध्या से ही आए हैं। हमारे पूर्वज आपके उत्तर प्रदेश के गोरख और उत्तर प्रदेश से, चाहे अंग्रेज से लड़ाई लड़ा हो, चाहे भोजन के ख्याल से आया हो, उस समय जमीन शायद रेंट नहीं लगता हो, हम बनारस से गंगा किनारे होते 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 पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तक किनारे किनारे चाय जाति के लोग बैठे हुए हैं, और उनका पूर्वज का जगह हमारा अयोध्या गोरखपुर है। इसलिए मैं उस धरती को कोटि कोटि नमन करते हैं कि हमारे पूर्वज वहीं से आए हैं, इसलिए उस धरती को नमन है, उस मिट्टी को नमन है, आप सबको नमन है कि हम वहीं से आए हैं। एक लोटा लेके, एक कंबल लेके चले हैं, यहीं बैठे हैं। यदि यहाँ आके हम मूल रूप से चाय जाती हैं, तो आप लोग सरकार के पास चाय जाति को कैसे समाप्त कर रहे हैं? वहीं से चल के बांग्लादेश में भी चाय जाति के लोग हैं, पश्चिम बंगाल में चाय जाति के लोग एससी बन गए हैं, बिहार में चाय जाति का आंदोलन जारी है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों आंदोलन नहीं? क्योंकि हम तो वहीं से आए हैं, वहीं से मूल रूप से हम लोग आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको जो अंग्रेजी दस्तावेज है, जो ब्रिटिश दस्तावेज है, उसमें चाय समाज की खुल के चर्चा उन्होंने किया है, और सबका कॉपी हमारे पास है। मैं उत्तर प्रदेश के अपने लोगों को, अपने कुटुंब को, अपने जो ब्लड रिलेशन है, सबको मैं ये कॉपी देना चाहता हूँ। क्या मैं आपका रिलेशन हूँ, हम सब आपका रिलेशन है, वहीं से हम लोग आए हैं, हम आपका स्वजाति हैं, आप ये आंदोलन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपने रिजर्वेशन किस तरह प्राप्त किया जा सकता है चाई समाज और भी जो मछुआ समुदाय हैं, उस पर आपने अपना विचार रखा। मानव मंडल जी ने, मानव मंडल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भाइयों को अगर इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो इसको भी सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करें। आपको भी कोटि कोटि नमन। उत्तर प्रदेश के अपने लोगों को, कुटुंबजन को, सबको कोटि कोटि नमन।